हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मेरी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर। तो बात आज हम वहां पे करेंगे जहां पे हमने पिछला लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोड़ा था। आज उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने 3 लेक्चर लगभग बना दिया है और आप लोग उसको आराम से देखो, उससे बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे भी। चलिए बात करते हैं। आज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में हमारा जो रियल में जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब 2 टाइप्स का होता है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे जो पढ़ा था 2 टाइप्स के होते हैं। अब 2 टाइप्स में एक देखिए आपका जो होता है, एक आपका होता है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये होता है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक होता है एडफेक्टेड। जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे आप पता करोगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो एक्स का कोफिशिएंट हो, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जिसमें एक्स का कोफिशिएंट जो आपका बी होता है वो यहाँ पे ना एब्सेंट होता है, मतलब वो आप समझ लो कि वो 0 होता है। एब्सेंट होने का मतलब क्या, वो 0 ही होता है, मतलब यहाँ पे नहीं होता है। जैसे इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ना एक्स का कोफिशिएंट यानी बी का जो टर्म है वो ना एब्सेंट यानी कि 0 है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे ये भी कंडीशन है वेयर यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे आपका जो ए और सी है ना, वो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्योरली इमेजिनरी आएगा, क्योंकि देखो आप जब इसको उधर शिफ्ट करोगे ए एक्स स्क्वायर, जाहिर सी बात है, अब इसको जब शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू देखो प्लस माइनस आपके पास माइनस सी बाई ए, या आप इसे बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट सी बाई ए। देखो प्योरली इमेजिनरी टर्म आ रहा है, इसमें रियल टर्म आ ही नहीं रहा। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब बात करते हैं हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हमारा वही वाला पार्ट है जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, और जहाँ पे आपका जो है ए बी सी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। यहाँ भी आप एक चीज़ लिख लिएगा, वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका ए बी सी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी होता है, और यहाँ पे भी आपका ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें तो आपके सारे टर्म रहते हैं, एक्स स्क्वायर का भी टर्म रहता है, एक्स का टर्म भी रहता है, और आपका कांस्टेंट टर्म भी रहता है। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो हमको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब देखिए इसमें जो आप जब इसके रूट्स वगैरह आप निकालते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, बात यहाँ पे बस एकदम प्योरली में जब आप बात करोगे तो यहाँ भी आपका वही होगा, ए बी सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और साथ में ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और बी भी आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ए बी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और हमारा जो ए और बी ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव हो चलेगा, आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है चलेगा, आपके कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो भी तो भी चलेगा, लेकिन ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद जो है, ये अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना, रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। जैसे देखो हम लोग की आम लाइफ, या हम लोग के आम लाइफ जीवन में जैसे जो होता है, हमारा जो जीवन होता है उसमें भी हर इंसान का एक अलग अलग नेचर होता है। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत हंसाने वाला होता है, कोई बहुत मजाक करने वाला, इन द सेंस कोई दोनों तरह का होता है, कोई कभी मजाक करता है, कभी मुंह बना के रहता है, मतलब हर तरह के लोग होते हैं। तो यानी हर इंसान का नेचर जो है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये रूट्स भी ना आप अब देखो उसी टाइप के ही हैं, अब आपको बस उनकी तरह देखना पड़ता है भाई, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। अब रूट्स भी देखो उसी तरह से होते हैं, इनके भी हम लोग आज नेचर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, वेयर ए बी सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करता है, और साथ में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, एंड ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जब से सबसे पहली बात अगर मैं करूँ यहाँ पे नंबर 1, अगर ये केस नंबर 1 मैं लेता हूँ, अगर ऐसा हो इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसके बारे में पीछे बता चुका, इफ डी ग्रेटर देन 0, तो ये बोलता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहिए या डिफरेंट कहिए, बात एक ही है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर डी आपका ग्रेटर देन जो है, तो रूट्स इसको जो आएंगे हमेशा क्या होंगे, रियल आएंगे या फिर डिफरेंट आएंगे। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मेरा d जो है, d शुड इक्वल्स टू 0, अगर मेरा d 0 के बराबर है, तो इस केस में जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स आर रियल तो होते ही हैं एंड साथ में इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी यहाँ पे देखिए जब d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर बात करूँ नंबर 3 में, इफ d लेस देन 0, तो इस केस में ना हमारे जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इस कंडीशन में हमारे रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। चलिए अब देखिए बेटा लो, जब इतनी बातें हो गई, अब इसी में एक बात अगर ये कहीं पे लिख दिया जाए, अगर ये कहीं अगर मान लीजिए ऐसा एक साथ लिखा जाता है कि अगर मैं बोलूं कि इफ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब देखिए d आपका इक्वल्स टू भी 0 हो सकता है, d ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपका सिर्फ ये लिखा रहता है कि रूट्स आर रियल, राइट, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, देखिए हमारे रूट्स जो होते हैं ना वो रियल होते हैं। तो अक्सर देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि रूट्स आर रियल, तो तुरंत आप समझ जाना कि अगर रूट्स आर रियल है, इसका मतलब ये है कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। रूट्स रियल होने का मतलब ही यहाँ पे है कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर सिर्फ बोले कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आप सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाओगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आप d इक्वल्स टू 0 लगाओगे। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, देन यू हैव टू यूज d लेस देन 0। और अगर बोले कि रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बोलता है, तो आप लगाओगे वहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो मान लो नॉर्मल बातें आपकी हो गई, ये हमारे उसके नेचर के बारे में ये बताया गया। ठीक, अच्छा अब इसी तरह से अगर मान लो मैं फिफ्थ पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर जैसे ऐसा बोले कि मान लीजिए अगर आपका ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये जो आपका ए बी सी यहाँ पे दिया है ना, ये ए बी सी, अब अगर ये बोल रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर है और साथ में अगर ये रैशनल नंबर है, सबसे पहली चीज अगर ये है कि अगर इसका डी जो है, अगर इसका डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, डी अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसका डी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा कि इसके जो रूट्स होंगे, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, देन अगर ऐसा आता है डी इज परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, तो इसके रूट्स ना रैशनल होंगे, एकदम श्योर एंड सर्टेन। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल, एकदम श्योर है। अगर ये बोले कि रूट्स आर रैशनल, तो आप लगाओगे डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और डी परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब कि डी आप निकालोगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि उसकी वैल्यू 1, 4, 9, 16 इस टाइप का आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास बोला है कि डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल। लेकिन अगर इसी में इन द केस अगर मान लो मैं बोलूँ कि इफ डी इज
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में जो आपके जो रूट्स होंगे ना, अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर इररेशनल। ये भी श्योर है कि इसके रूट्स जो होंगे ना इररेशनल होंगे। अच्छा, इररेशनल की खास बात क्या है? इररेशनल रूट की खास बात यह है कि जब भी वो चलते हैं ना, वो पेयर में चलते हैं, दे वर्क इन अ पेयर। अगर सपोज करिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मारूं, अगर उसका एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट आपको ढूंढना नहीं है, दूसरा रूट ना अपने आप उसका मिल जाएगा p माइनस रूट क्यू। अगर उसका अल्फा जो है p प्लस क्यू है तो बीटा उसका अपने आप क्या हो जाएगा p माइनस, जो रूट वाला टर्म है ना उसका पॉजिटिव नेगेटिव करिएगा, p का नहीं, जो आपका रियल वाली पार्ट है उसका नहीं, जो रूट में जो इररेशनल वैल्यू उसका हम लोग क्या करते हैं वहां पे उसी का हम लोग प्लस में, अगर मान ली वही दिया p माइनस रूट क्यू दिया हो तो अगला आपको फिर से नहीं ढूंढना, आपका p प्लस रूट क्यू मिल जाएगा। तो ये कहानी तब होती है ना जब आपका ये जो ABC क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, तब की बात होती है। ठीक है, अब इसी में अगर हम मान लो, अगर हम इसी में बात करें नंबर नेक्स्ट जो है 6th पॉइंट हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे बोले कि अगर मेरा ABC जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इस ABC को बारे में बोल रहा है कि वो रियल नंबर है। अगर ABC रियल नंबर है तो अगर हम बोले कि इनके जो रूट्स हैं, अगर इनके जो रूट्स हैं, रूट्स आर अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स है, या जैसे मान लिया रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हैं, अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर सपोज करो मैं इसका एक रूट मान लूं p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा रूट हमें यहाँ पे ढूंढना है, ये भी देखिए पेयर में ही चलता है p माइनस आई रूट क्यू, ये भी, यानी कि अगर मैं बात करूं इररेशनल रूट की, और ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये हमेशा ना पेयर में चलते हैं, दे वर्क इन पेयर, दे वर्क इन पेयर, यानी अपना जोड़ा ना हमेशा साथ लेके चलते हैं, दे वर्क इन पेयर। वो कहानी है ना कि तेरा साथ न छोड़ेंगे, तो ये दोनों साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर ये जाएगा ना तो ये दूसरे वाले को हाथ पकड़ लेगा, चलो भाई तुम भी चलो, ये वाले के साथ भी वही है कि अगर ये जाएगा तुम भी कहे तुम भी चलो, तो ये हमेशा जहां भी रहते हैं वो साथ साथ रहते हैं, बस ये कहने का मतलब है। और इसमें बड़े ही लाजवाब और IIT में इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए, और इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है ये जो क्वेश्चन इस टाइप का होता है ना, आपके साथ अभी जब हम लोग कॉमन रूट पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे इतने प्यार से बोलेगा कि भाई ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, बोलेगा कि ये होगा लेकिन ये होगा नहीं, और आपको लगेगा यार ये तो यही बोल रहा है। चलो वो हम कॉमन रूट में देखेंगे भी कि क्या ऐसा होता है, ये बोल रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा देखो नेचर ऑफ द रूट्स आ गया। ठीक, अब यहां से डिसाइड भी हो गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स उसके कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर d आपका लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर d अगर बोल दिया कि d ग्रेटर देन इक्वल 0 कहीं, तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल। या उल्टा भी बोलता है कि रूट्स आर रियल, तो तुरंत आप इसका उल्टा लगा दीजिएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ABC अगर मेरा रैशनल नंबर है, अगर ये बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, अगर बोल रहा है कि ABC यहाँ पे जो x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म है, उनके x स्क्वायर और x का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, अगर ये आपका बोल रहा है कि रैशनल नंबर है, तो उस केस में अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसके रूट श्योर है कि आपके हमेशा क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर ही मिलेंगे। और उनका और अगर उसका d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो उसके रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे। और इररेशनल रूट्स की कहानी है कि जब भी वो चलेंगे वो पेयर में ही चलते हैं। तो उस तरह से अगर देखें, अगर इसका एक रूट p प्लस रूट क्यू तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं कि अगर अब हमारा ABC अगर ये मान लीजिए अगर ये x स्क्वायर कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर अब जो ये रियल नंबर हो गया, तो उस केस में बोला कि अगर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा आपका अपने आप क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू। लेकिन ये शर्त रहे कि यहाँ पे जो आपका हेयर जो आपका यहाँ पे p और q है, यहाँ पे p और q ये अभी भी आपका रियल नंबर है। और ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। इस आयोटा का मतलब होता है रूट ऑफ माइनस। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर
पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमको दिखाई देगा। और पूरी एक पहला तो स्टार्टिंग इसी आयोटा से है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाँ अब जरा हम लोगों ने जो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड हम आज पहला क्वेश्चन अपना करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए, यानी ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a+1 का a+1 इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का प्लस 2 टाइम्स ऑफ a+1 इंटू एक्स प्लस a-2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या आपकी बन रही है, यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि पहला वाला पार्ट जो पूछा हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके 2 अलग अलग रूट्स होंगे। और यहाँ पे बोला दूसरा वाला हैज़ नो रूट्स, यानी सेकेंड पार्ट बोला कि कोई भी रूट्स नहीं होंगे, और थर्ड पार्ट बोला कि हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें आपको खुद से ये दिखाना पड़ेगा यार ये हम कैसे करें कि क्या ऐसा करें ये सारी जो बातें लिखी गई वो सही हो जाए। तो सबसे पहले आप देखो पहला ही नंबर पे अगर हम एक बात सोच लेते हैं, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a+1, अगर हम ये सोच लें क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना रहना है तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहना है तो a की वैल्यू -1 तो भाई देखो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बने रहने के लिए -1 अगर ये हो गया तो -1 पे ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, और फिर हम जो ये कहानी सारी बताने जा रहे हैं सब कहानी बेकार हो जाएगी। तो हम पहले काम करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे इसके लिए एक पहले ही इसने हमने रोक लगा दिया कि भाई a की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके d पे, देखते हैं इसका d हमें क्या क्या हेल्प करता है। अब अगर हम इसके d की बात करेंगे तो ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ a+1 इस पूरे का होल स्क्वायर एंड -4 टाइम्स ऑफ a+1, और यहाँ भी आपका आ जाएगा a-2। इसको फाइनली पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ आ जाएगा क्या a²। ऐसा करते हैं इसमें 4 तो हम कॉमन ले ही लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने पे ज़्यादा आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। अगर हम 4 यहाँ पे कॉमन ले ले रहे हैं तो देखिए क्या होगा। तो अंदर का मैं पार्ट ऐसा करता हूँ, इसको एक साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा a², ये +1 आएगा, अंदर वाला पार्ट आएगा आपका +2a आएगा, और यहाँ से भी मैंने 4 अगर कॉमन ले लिया है तो यहाँ a² यानी कि ये आ जाएगा -a², और फिर यहाँ से आएगा -2a प्लस a, यानी कि -a लेकिन बाहर आके वो +a बना देगा, और यहाँ से -2 आएगा तो वो भी आपका +2 बना देगा। अगर इस पूरे को हम सॉल्व करें तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 4, और यहाँ पे देखिए टर्म जो मेरे पास बन रहा है 2a + a यानी कि 3a, और यहाँ पे बन रहा है ये आपका 3। तो ओवरऑल अगर देखो तो मेरे पास 3 भी अगर मैं कॉमन कर लेता तो ये हो जाएगा 12, और अंदर में बचेगा आपका a+1। तो ये मेरा d आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहली बात बोला हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। अब अगर देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कब होता है, जब उसका d > 0 होता है। तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जब हमने बोला था कि जब रूट्स हमारे जो हैं d जब > 0 होगा तो हमारा रूट्स जो होगा उस केस में क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। तो हमको पहला वाले का जो हमारा आंसर होगा, तो पहले वाले का आंसर हमारा ये होगा कि a जो है, पहली बात a-1 ना हो, और साथ में d हमारा क्या हो जाए, वो > 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हमें लेना क्या पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा a की वैल्यू -1 से ग्रेटर। और जैसे मैं a की वैल्यू -1 से ग्रेटर लूँगा तो मेरा d जो है, क्योंकि देखो -1 पे तो ये 0 होगा, लेकिन -1 से ग्रेटर लूँगा तो मेरा d हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और a के बारे में देखो, a आपका क्या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो मैटर नहीं रखता है, क्योंकि अगर a पॉजिटिव होगा तभी हम जब ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे तो ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने से अगर बस केवल यही है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बस इसी से मतलब है। अब ये x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो यहाँ पे कोई मैटर रखता नहीं है, बस इतना ही फर्क होगा, एक का ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा, एक का ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन वो मतलब इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपका d > 0 आ गया तो वो एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करेगा, चाहे अपवर्ड कट करे चाहे डाउनवर्ड कट करे, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी इस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए
पहली चीज तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि ए की वैल्यू हमारी -1 नहीं होगी, तो नहीं होगी तो वो तो चलो ठीक है, क्योंकि -1 होता है ये तो क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब ए की क्या वैल्यू ऐसी होगी और डी की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट दे के जाए। यानी कि अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे और अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते और वो पॉजिटिव हो, अगर -1 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा रखोगे, जब भी यहाँ इसको अंदर सॉल्व करोगे -1 से बड़ा आप लो 0 रख लो, मान लो तो 0 + 1 यानी टोटल 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के -1 से बड़ा रखने पे हमेशा डी पॉजिटिव ही आएगा, और जब डी पॉजिटिव आएगा और ए हमारा -1 से ग्रेटर है, यानी ए अब पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब रहा ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स क्या होंगे, 2 रूट होंगे और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए कहानी आपकी ये वाली होनी चाहिए क्लियर एकदम। चलिए अब बोल रहा है कि नो रूट्स, अब कोई रूट्स ही ना हो, तो सोच लो भाई कि अगर कोई रूट्स ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बात तो यहाँ पे रियल की हो रही है। तो रियल कोई रूट्स अगर इस तरह का ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पता है कि हमारा जो डी होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो कोई भी अगर यहाँ पे रियल रूट्स ना होने का मतलब, इसका मतलब अब देखिए यहाँ तो हमने ये पहले बात ये बोल ही दिया कि a जो है -1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि d क्या होगा, नो रियल रूट्स के मतलब का मतलब हो जाएगा d लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा इस वाले में कि d लेस देन 0 कर देंगे, ठीक। a नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और या लेकिन d लेस देन 0 कब होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा कि नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा। डी कब लेस देन 0 होगा, तो कब होगा, जब हम ये बोलेंगे कि a की वैल्यू ना -1 से लेस हो। क्योंकि देखो जब आप a की वैल्यू -1 जैसे -2 रखा, अब आंसर हमेशा d हमारा साथ नेगेटिव आएगा, और जब d नेगेटिव आएगा तो उसके रूट्स आपके रियल नहीं आएंगे, उसके रूट्स कैसे आपके आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि हैज़ नो रूट्स, इसका मतलब यहाँ पे हैज़ नो रियल रूट्स की बात वो कर रहा है। तो ये ऐसा तब होगा जब a की वैल्यू -1 से छोटी हो और d की वैल्यू भी, क्योंकि जब a -1 से छोटा होगा तो d हमेशा नेगेटिव आएगा, और d हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इस केस में आपके भी कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। अब लास्ट वाला केस है, देखो लास्ट वाले केस में हमें क्या करना है कि बोला क्या, हैज 2 इक्वल रूट। अब देखो बेटा d 2 इक्वल रूट हो सकते थे, थर्ड वाले पार्ट में ये बोला है कि d हमारा जो ये है ये हैज 2 इक्वल रूट्स, ये हो सकता था, ये तब होगा ना जब आपका d 0 के बराबर होगा। अच्छा जब d 0 के बराबर होगा तो उसका मतलब a की वैल्यू फिर -1 रखना पड़ेगा, और अगर a की वैल्यू -1 रखना पड़ेगा तो भैया देखो सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि -1 रखते ही आपका क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल रूट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि a ही डिसाइड करता, और a ने ही मना कर दिया भाई मेरी वैल्यू -1 नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप मुझे -1 बनाओगे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ रखा जाऊँगा तो मेरा ये 0 हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, तब आपका क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे a की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज आपको बस समझना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि IIT में भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले डील कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 5 + 2 √6 की पावर x² -3, और यहाँ दिया 5 - 2 √6 की पावर x² -3 और विच इज इक्वल्स टू 10 दिया है। देखो एक तो लॉन्ग वे है जैसा कि हम लोग करते हैं थोड़ा सा, अब उसमें क्या करते हैं ना, जैसे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से वो कहानी सीखेंगे। जैसे ये आपके पास 5 + 2 √6 है, और दूसरा वाला आपके पास है क्या, 5 - 2 √6 है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 5 = 25, और ये देखिए 2 2 = 4, ये रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि अगर ये a + b a - b हुआ तो 25 - 24, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा 5 - 2 √6 की, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/5 + 2 √6, या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 + 2 √6 की पावर -1 भी लिखता हूँ, वो जैसी ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे यहाँ पे। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन था, अब अगर ये क्वेश्चन में देखूँ तो ये हो गया 5 + 2 √6 की पावर x² -3, और इसकी जगह अगर मैं वैल्यू रख दूंगा तो ये भी आ जाएगा 1/5 + 2 √6 की पावर x² -3,
और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम हो चुका है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, लेट 5 + 2√6 की पावर x² - 3 को मैं t मान लूँ, तो अगर ये t हो जाएगा तो ये t हो जाएगा 1/t बराबर 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका t² - 10t + 1 = 0। तो t = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 100 - 4, देखो b² का मतलब 100 हो जाएगा, और -4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुल 96 आ जाएगा। तो 96 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2। चलिए अब देखिए 96 अगर आपका ये आ रहा है तो इसका मतलब इसका 96 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 × 6 = 96, यानी कि 4, और ये हो जाएगा, हाँ तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 ± 4√6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 5 ± 5 और प्लस माइनस आ जाएगा 2√6। तो अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 ± 2√6। अब देखो यहाँ पे अगर हम दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि अगर मैं पहली वाली वैल्यू जो मेरा है 5 + 2√6, इसकी पावर कितना दिया है x² - 3 है, और पहली वैल्यू इसकी अगर मैं यही रख दूँ 5 + 2√6, इसकी पावर देखो 1 है, और यहाँ से देखो बेस सेम हो गया तो कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा x² - 3 = 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो फिर x² = 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी +-2। तो ये एक दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, ठीक। अगर सिमिलरली इसी तरह से हम और आगे सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला केस अगर देखो हमारे पास, हमने चूंकि इसको माना है तो ये हमारे पास है 5 2 + 2√6 की पावर x² - 3, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 - 2√6 दूसरा आंसर आ रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग देखो यहाँ 5 - 2√6 की वैल्यू निकाल चुके हैं, और इसकी प्लेस पे मैं ये पुट कर दूंगा कि 5 + 2√6 की पावर देखो क्या होगा -1, और फिर देखो दोनों का बेस सेम हो गया तो आप यहाँ से कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा x² - 3 बराबर -1, तो x² बराबर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, और अगर ये -2 नहीं +2 आ जाएगा तो x की वैल्यू ये आ जाएगा ±√2। देखो इसकी 4 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे देखो +-2, और यहाँ पे क्या आपका रहा है ±√2। तो ये एक लॉन्ग मेथड होता है, ये आईटी जब एडवांस नहीं होता था, बस जनरली जब आईटी जेईई होता था उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन देखो अपने पास इतना समय होता नहीं है कि हम इतना टाइम लगाएं एक एक चीज़ सॉल्व करें और इसको फिर इसी तरह से करते रहें, फिर एक एक करके पूरा निकालते रहें। देखो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है 5 + 2√6 की पावर है x² - 3, और दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास 5 - 2√6, इसकी पावर भी क्या है x² - 3 है। अब देखो यहाँ पे दिया है ना 10 दिया हुआ है, 10 का बंटवारा ना हम इसी हिसाब से करते हैं। देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 + 2√6 की पावर कितना 1, और यहाँ भी लिखूंगा देखो 5 - 2√6 की पावर भी देखो 1। अगर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो +2√6 और -2√6 क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा देखो 5 5 मिलकर 10 बच गया, यानी इस 10 का ये दूसरा नाम है। अब अगर आप यहीं से दोनों का डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे तो x² - 3 = 1, यानी कि x² = 4, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आएगी +-2। ये देखो आपके दो वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से बात करते हैं, और अगर हम दूसरा वाला पार्ट अगर यहाँ पे ले लें, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, एंड दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो हम इसको देखो फिर कैसे देखते हैं कि 5 + 2√6 की पावर x² - 3, और ये प्लस 5 - 2√6 की पावर यहाँ भी क्या होगा x² - 3। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 2√6 की पावर आप यही रहने दो, ठीक है, और इसकी पावर ही ऐसा करते हैं -1, और +5 - 2√6 की पावर भी अगर मैं -1 करूँगा तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा भी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो इसका भी आंसर, यानी अगर उसको इन्वर्स है तो उसको नीचे ले जाऊंगा तो 1 + 1/5 + 2√6, और ये भी आ जाएगा 1/5
5 माइनस 2√6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 2√6 और ये भी आपका हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ऊपर में क्या आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 2√6 और ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। ये बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो इसका आप आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ऊपर देखो 5 5 10 आ जाएगा, यहाँ से देखो फिर से वही 25, ये हो जाएगा माइनस 24, तो नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा। और 5 5 देखो 10, यानी ये 10 का दूसरा नाम है, तो 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर से हम जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू भी देखो यहाँ से आ जाएगा ±√2। तो ये हम दोनों तरीके में से कोई भी लगा सकते हो। एक आपका लॉन्ग मेथड है और एक आपका देखो है ना, आप फॉर्मली अब जैसे देखो हमने सॉल्व किया, इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। ये एक इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस तरह से ट्राई करोगे तो और बहुत आसानी से आंसर। और जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि मेंस मैंने ये तो एडवांस में बात किया था, लेकिन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अगला हमारे पास ये है कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 2x का क्यूब 16x स्क्वायर और -22x एंड देन +7 इक्वल टू 0 इफ वन रूट इज देखिए दिया है 2 + √3। अब चूंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है इसके 4 रूट होंगे। अब अगर इसके 4 रूट होंगे तो देखो एक रूट तो पहले से दिख रहा है कि इर्रेशनल दिया हुआ है। अब इसका एक रूट इर्रेशनल दिया है, इसका मतलब एक रूट अगर दिया है क्या 2 + √3, तो यानी ये अगर मान लो मैं ये मेरा अल्फा है तो भाई बीटा देखो ना अपने आप हो जाएगा 2 - √3, उसको आपको ढूंढना नहीं है। तो अगर आप यहां से देखें 2 रूट है तो यानी कि क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन तो हम बना ही सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे x - 2 -√3 एक ब्रैकेट में, दूसरा वाला कर लेते हैं x - 2 + √3। चलो एक तो बहुत अच्छी चीज दिख गई यहाँ से, ये आपका बन गया क्या a + b a - b, तो यहाँ से निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखिए पूरा a हो जाएगा और ये आपका b, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या x - 2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -4x + 4 - 3 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0। देखो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पार्ट आ गया। तो अभी तो क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन चूंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है यानी कि अब ये इसके 2 रूट तो हमको दिख गए, लेकिन अपन को तो चारों रूट निकालना है ना, बोला फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सारे रूट्स निकालने। अब सारे रूट्स निकालने के लिए देखो बेटा थोड़ा हमको चलना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम पे। तो ये अपने पास क्या x की पावर 4 है प्लस 2x का क्यूब है -16x स्क्वायर है -22x है +7 है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या, आपको इसको x स्क्वायर -4x और +1 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो भाई पहले तो x की पावर 4 है तो वो लाने के लिए आपको पहले x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप x स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा x की पावर 4 और इससे करेंगे तो -4x का क्यूब हो जाएगा और इससे करेंगे तो आपका +x का स्क्वायर हो जाएगा। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आपका क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -17x का स्क्वायर, एक और उतार लीजिए आप -22x। ठीक, ये तो हमारा आ गया पहला वाला पार्ट। अब दूसरे वाले के पार्ट के लिए देखिए 6x का क्यूब लाना है, तो इसका मतलब हमको करना पड़ेगा 6x से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x का क्यूब हो जाएगा, 6x से इसको करेंगे तो -24x स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे तो +6x हो जाएगा। फिर इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए +24 - 17 करना है तो आपका 3 और ये +4 यानी कि 7x का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए -22 - x यानी कि -28x और एक 7 भी बुला लीजिए। अब चलिए अब इसके बाद देखिए आपको अब लाना है 7x स्क्वायर,
तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, +7 से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -20x का 20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1। तो सारी चीज़ें देखिए आपको दी गई, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो अगला फैक्टर जो हमारा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर +6x, और ये 7 आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट फैक्टर होना तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर आप 7x माइनस मान लीजिए 7x माइनस x करोगे तो नेगेटिव वाला टर्म तो आएगा नहीं, इसको चलना पड़ेगा। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा, सिद्धाचार का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -6 और प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा आपका क्या 36 हो जाएगा, और 4 -28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 और प्लस माइनस, तो 36 28 यानी कि आपका √8 आएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक आ जाएगा -3 और ये प्लस माइनस √2, यानी कि हमसे पूछा था ये 4 रूट पूछा था, तो 2 + √3 ये पहले दिया हुआ था, उसका हमने क्या बना लिया 2 - √3, वो हमारा आ गया। अब हमारे पास देखिए 2 रूट और हमने निकाल लिए, यानी कि फाइनली जो हमारे जो 4 रूट्स हो गए, वो क्या क्या आ गया, अल्फ़ा मान लेते हैं, चलिए हमारे पास ये 2 + √3 हो गया। दूसरा हमारा बीटा जो हो गया वो 2 - √3 हो गया। तीसरा हम गामा मान लेते हैं -3 + 2√2 हो गया, और डेल्टा मान लेते हैं -3 - √2 हो गया। ये हमारे चारों रूट्स आ गए। तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने सारे रूट्स इसके निकाल दिए। बाई क्वाड्रेटिक था, पावर 4 था, इसीलिए इसके देखिए वो, अच्छा पावर 4 है ना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 5-4 हो ही हमेशा, ये बोला मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इसके रूट्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिए हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, तो इसके जो रूट्स हम लोग निकालते थे, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था इसके रूट अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट हम लोग निकालते थे, यहाँ पे क्या निकलता था -b/a, या हम इसको बोलते थे क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते तो वो हमारा आता था c/a, और इसको हम लोग लिखते थे कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक, और अगर डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो इन्हीं का यूज़ करके हम निकाल लेते थे डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अगर हम ये निकालते थे तो यहाँ पे हम लोग इसी का यूज़ करते थे, इसको ऐसे लिखते थे अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा। इसको जब हम और अच्छे से रख के सॉल्व करते थे इनकी वैल्यूज़, तो ये आ जाता था आपका यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा यानी कि b² -4c/a। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें a², तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या b² -4ac। इसी को देखो हम लोग लिखते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा √d हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ये, हम इसको √d/a भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो रूट पे ही रहेगा, बट a² को हम बाहर निकाल के a लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट्स हैं और ये इनके कोफिशिएंट हैं, इनमें ये रिलेशन है। जैसे सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला तो -b/a, तो ये तो आपके यहाँ पे क्या है, ये रूट्स और कोफिशिएंट की, ये कोफिशिएंट है b और a, तो इसलिए हमने ये देखा अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे रूट्स है और b और a क्या यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो इनका एक रिलेशन इस तरह से बना हुआ है। और फिर इसी तरह से देखिए अगला पार्ट जो आपका है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद द गिवन रूट्स। अब अगर यहाँ पे गिवन रूट्स के फॉर्मेशन बनाने हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपके जो रूट्स हैं, लेट द रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा, इसके रूट अल्फ़ा और अगर बीटा है, तो हम अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो हम लोगों ने ये पढ़ा इसको कि x - अल्फ़ा एंड x - बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 0।
इसको हम और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो देखिए अल्फा एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा एक्स यहाँ आ जाएगा, एक अल्फा एक्स आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस बीटा एक्स, एक हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम और बढ़िया से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसी को बोला जाता है, ये बोला जाता है सम ऑफ द रूट्स बोला जाता है, और इस वाले को बोला जाता है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। या फाइनली हम इसी फॉर्मूले को इनडायरेक्ट वे में ऐसा भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और ये प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सम, एस का मतलब कि सम ऑफ द रूट्स, और पी का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारे पास दिया सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब जो भी चीज़ें अभी हमने अल्फा सम ऑफ द रूट पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पढ़ा है, अब उसी का हम यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे सीखेंगे। अब जैसे मेरे से किसी ने पूछ लिया भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, उसी का यूज़ करेंगे। जो हमने पहले पढ़ रखा है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपने पीछे ये पढ़ रखा है सम ऑफ द रूट आपका क्या आया था, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए आया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या आया था, सी बाई ए आया था। बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पुट करते ही ये हो जाएगा मेरे पास माइनस बी बाई ए होता, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c बाई ए, या हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, और रही बात सेकेंड नंबर जो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाला था, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास क्या आ गया था, वो तो आ ही गया था माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाला था क्या, रूट डी बाई ए। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे से इसी तरह से कोई बोल दे भाई अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए, तो वो भी हम करते हैं। इसका फार्मूला हम लोग को पता है कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता है माइनस अल्फा बीटा होता है, प्लस आपका बीटा स्क्वायर और ये माइनस अल्फा बीटा होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये तो आपका अल्फा प्लस बीटा रहेगा ही रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमारे पास था, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, आई थिंक यहाँ नहीं लिखा है, चलो यहाँ देखो लिखा गया था अल्फा माइनस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन वो जो चीज़ था यहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इसका आपका आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरह से नंबर 4 जो है, नंबर 4 अगर हम बात करते हैं इसी तरह से अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला फॉर्म्ड होगा अल्फा माइनस बीटा, और ये आपका जो अंदर वाला पार्ट हो जाएगा इस बार क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस बार प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये फिर सारी वैल्यू, ये तो हमको पता है कि ये मेरा रूट डी बाई ए था, अंदर वाले को फिर से हम ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास माइनस अल्फा बीटा। अब फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली नंबर 5 अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे से कोई पूछे भाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर इसे ओपन करते हैं
तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहला वाला पार्ट जो हमारा ये हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। बस अब सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे ये भी देखिए आपको पता है कि √d/a है, बस आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली नंबर 6, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो इसको भी देखिए हम लिखते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या ये सेटिस्फाइड करेगा? 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं, यहाँ पे रखना पड़ेगा -2। तो ये आपका आ जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। या आप इसे फिर से देखो और अच्छे से अगर लिखो तो अंदर वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और फिर इस पूरे का भी होल स्क्वायर, और फिर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है सब कुछ आपको पता है, बस वैल्यू आपको पुट करना। इसी तरह से आप आगे बनाते जाओगे, वो बनता चला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा उसी पे क्वेश्चन है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -√5x - 19 = 0, और यहाँ पे रूट दिया है एक रूट, यानी अल्फा इसका एक रूट मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा जो है वो दिया है 9 + √5/2 दिया है। देन फाइंड द अदर रूट, तो अदर रूट हम मान लेते हैं कि अब हमें पता तो है नहीं। अब अदर रूट की अगर देखो, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने के चांस है, तो जिसने ध्यान नहीं दिया वो तो ये क्वेश्चन पक्का गलत करके आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। रूट्स, इसका जो रूट आएगा, अदर रूट मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया है, इसका जो अदर रूट है वो अदर रूट इस, मान लो मैंने इसको मान लिया कि बीटा है। अब देखो मन में ये आ रहा होगा, यार सर यहाँ पे तो ये रूट्स जो है इर्रेशनल रूट है, तो आप क्यों नहीं वो ले रहे हो कि इसको आप उसका नेगेटिव कर लो। यही तो बात है बेटा लोग, ये इर्रेशनल रूट है जरूर है, लेकिन यहाँ पे उसकी शर्त थी कि ए बी और सी वो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट आप देखो आपका ए तो रैशनल है, सी भी रैशनल है, लेकिन आपका जो बी है ना वो इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे अब वो काम नहीं करेगा, यही समझना है इस क्वेश्चन में। क्योंकि ये देखो दिखाने, ये आपको मतलब कि ऐसा सोचा है कि वो जानता है कि बच्चा यहाँ गलती करेगा, इसीलिए उसने ऐसा लिख रखा है कि आप सोचोगे कि ये इर्रेशनल रूट्स हैं। लेकिन आपको यहाँ दिमाग लगा के चलना है कि इर्रेशनल रूट केवल कब आता था, जब वहाँ बताया गया था कि ए बी सी। देखिए मैं आता हूँ तो जल्दी इसको देखता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। नेचर ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, अब नेचर ऑफ द रूट्स में ये बताया गया था कि अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर और तो उसके रूट्स तो पेयर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या था, रूट्स आर रियल, यहाँ पे और सारी बातें, जैसे कि अगर देखा जाए, हाँ ए बी सी देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल। तो ये शर्त है उसकी कि ए बी सी रैशनल होना ही चाहिए। बट अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ए रैशनल है, सी रैशनल है, बट अपना जो बी है ना वो रैशनल नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा लोग, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट हमारा क्या हो जाएगा, -b/, होता, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है तो ये हो जाएगा √5। और हमारे पास अल्फा यहाँ पे पहले से पता है कि 9 + √5/2 है, और ये प्लस बीटा है, तो ये आपका हो जाएगा √5। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये 9 + √5 + 2 बीटा = √5, यानी कि 2 बीटा = हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये 2 √5 भी होगा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा √5 में से अगर ये कराएंगे तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9।
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस √5/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू। ठीक है, तो बस हमें यही समझना था कि इसमें अब आप देखो यहाँ पे ये इररेशनल रूट नहीं होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका ये +√2 था, ये अभी भी देखो +√2 ही बना, ये -√2 +√5 था, अभी भी देखो ये +√5 बना, ये -√5 नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इररेशनल रूट नहीं है। तो ये बेटा लोग बहुत ध्यान देने की बात है, वहां पे गलती मत करना। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x² + ax + b = 0 और x² + bx + a बराबर 0, और बोला कि अगर a b के बराबर नहीं है इज द सेम, ये इंपॉर्टेंट बात दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में, कि बोला क्या डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स, इसका मान लीजिए एक रूट अल्फा, इसका एक रूट मान लेते हैं बीटा, इसका एक रूट मान लेते हैं गामा, एक इसका रूट मानते हैं डेल्टा। अब बोला कि इनके रूट का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा, इनके रूट का यानी गामा माइनस डेल्टा, इन दोनों के डिफरेंस का जो रूट्स है वो आपस में बोल रहा है कि इस सेम, यानी दोनों सेम, यानी दोनों को इक्वेट कर लीजिए। लेकिन उसकी एक शर्त है कि ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तब आपको a + b की वैल्यू बताना है। चलो भाई आते हैं। तो ये अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा गामा माइनस डेल्टा 0 के बराबर हुआ। तो इसका मतलब ये क्या होता था, इसका ये मतलब होता था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसका क्या मतलब होता था, ये भी वही हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 गामा इंटू डेल्टा। अब देखो यहाँ पे रूट तो हमको ये निकालना था, तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा -a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगा तो b आ जाएगा। इस वाले से अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालता हूँ गामा प्लस डेल्टा तो वो आ जाएगा -b, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका a। चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या है -a, यानी ये हो जाएगा a², और अल्फा बीटा अपने पास b है तो ये हो जाएगा -4b, और इक्वल्स टू यहाँ पे होगा गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा -b, यानी कि ये हो जाएगा क्या b², और ये हो जाएगा -4a। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए तो ये हो जाएगा a² -4b बराबर b² -4a। अब देखो यहाँ से तो कुछ करना पड़ेगा ताकि a + b बने। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करिए सबको, a² -b² को एक साथ ले लीजिए, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4a - 4b = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है a - b और a + b, यहाँ से आप +4a कॉमन करोगे तो यहाँ भी बन जाएगा a - b बराबर 0। अब देखो बेटा लोग, दोनों में हमें क्या मिल रहा है, अब हमें यहाँ से मिल रहा है कि a - b मेरा जो है कॉमन हो जाएगा। तो अगले ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है, a + b + 4, ये मेरे पास बच रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, =0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में बोल चुका है कि a जो है b के बराबर नहीं होगा, तो जब a और b के बराबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और अगर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि अगर बोला है कि a - b ≠ = 0, यानी a कभी भी b के बराबर नहीं होगा, तो जब ये a और b बराबर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ आपका नंबर आएगा, तो उस नंबर को आप यहाँ लेके डिवाइड कर दोगे तो इसकी कहानी खत्म। तो आपके पास बच गया a + b + 4 = 0, और अपन लोग से पूछा क्या a + b की वैल्यू, तो a + b की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया कि a + b = -4 आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो ये हमने आज जो बताया आपको, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन लगते हैं, अब इससे रिलेटेड आपके PYQ के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो वो भी लग जाएंगे। तो बस बेटा लोग ध्यान से पढ़ना, नोट्स अच्छे से बनाना, और जितना अच्छे से नोट एकदम डीपली चीज़ों को पढ़ना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बोल सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसको फिर से मैं आपको अलग से जो समझा सकूँगा। ठीक है, तो बस ये है कि जो भी लेक्चर बनाए जा रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, ताकि आप उसको सीखो, आपको सीखने के लिए वो बनाए जा रहे हैं। आप उसको सीखिए, सीख के उस पर क्वेश्चन लगाइए, इस पर बेस्ड, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। चलो बच्चा, ओके, गुड बाय।